चलिए बेटा देखो चैप्टर में दोबारा स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी जो कल पढ़ा हुआ था वो सारी चीज़ें होंगी, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी हो जाएंगे आज, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो इस चैप्टर के अंदर बेटा पहला टॉपिक क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कौन सा टॉपिक है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें व्हेन अ पर्टिकुलर इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन D अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये बात क्लियर हो गई? अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ D/A निकालें तो बड़ा सिंपल सा टास्क है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन जो इवेंट हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी। अब हमने कल बात करी थी कि सर ये फॉर्मूला तो हम हर जगह लगा सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दो तरीके से कैलकुलेट होती है, एक तो है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और एक तरीका है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आप हर जगह लगा सकते हो, लेकिन फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सिर्फ और सिर्फ आप वहीं पर लगा सकते हो जहां पे इक्वली लाइकली आउटकम्स का सैंपल स्पेस हो। तो मैंने आपको कल एक बड़ा सिंपल सा आई थिंक सैंपल स्पेस बताया था कि अगर एक कॉइन टॉस करो और कॉइन में हेड आ जाए तो आपने क्या कर दिया? डाई रोल करा दिया, और टेल आ गया तो आपने दोबारा कॉइन फेंक दिया। तो हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और 6। उसके साथ अगर टेल है तो उसके फिर कॉइन फेंका था तो इसके साथ हेड आ सकता था और क्या आ सकता था? टेल। ये टोटल कितने आउटकम्स आए? 8। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 8। अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 6, हेड 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप कहेंगे सर हेड 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/8। वहीं पर ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो सैंपल स्पेस है नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स का सैंपल स्पेस है। आप कहेंगे सर कैसे पता चला आपको? बेटा इसमें हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी तो उसको इक्वली लाइकली आउटकम्स का सैंपल स्पेस कहेंगे। हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर सैंपल स्पेस के अंदर बराबर होनी चाहिए। अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी देखोगे तो कितना रहा है? 1/2 इंटू 1/6, ये 1/12 आ रहा है। और इसकी देखेंगे तो कितना रहा है? 1/2 इंटू 1/2। सर ये 1/2 कैसे आया? 1/6 कैसे आया? देखो कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, डाई में बनाने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो कंबाइंड किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दिस इनटू दिस। ये हमने आई थिंक चैप्टर पढ़ा था परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, याद है 11th क्लास में? तो वहाँ पर एक टॉपिक था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, अगर याद हो तो वही सेम चीज़ है। तो अगर हम बात करें कि नॉट इक्वली लाइकली आउटकम का जो सैंपल स्पेस है वो ज़्यादातर आपको जो बुक में दिखने वाला है वो जो मैंने लिखा है वही दिखने वाला है, मतलब इसी के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। समझ में आ रहा है? अगर मुझे गेटिंग दिस एंड दिस की प्रोबेबिलिटी पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसकी अलग निकालूंगा, कितना निकलेगा? 1/12। इसकी अलग निकालूंगा, दोनों में क्या करूंगा? ऐड। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी टोटल करने पर हमेशा कितना आता है? 1। मतलब हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकाल के जब आप उसे ऐड करेंगे यू विल ऑलवेज गेट 1। समझ में आ रहा है? जब भी आप ऐड करोगे आपको हमेशा कितना मिलेगा? 1। जैसे देखो 1/12 1/12 1/12 कितनी बार? 6 बार है, तो 6/12 यानी कितना हो गया? 1/2। और ये कितना? 1/4 1/4 कितना हुआ? ऐड करके 1/2 1/2 1/2 ऐड करो 1। हर सैंपल स्पेस चाहे वो इक्वली लाइकली आउटकम का हो चाहे नॉट इक्वली लाइकली आउटकम का हो, प्रोबेबिलिटी आपको हमेशा सैंपल स्पेस की टोटल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स का सब कितना मिलेगा? 1। अच्छा ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम बात करें कि सर कहीं कहीं पर कुछ बुक्स में ऐसा भी फॉर्मूला लिखा हुआ था कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B का और नंबर ऑफ एलिमेंट्स B का। बेटा ये आप कब यूज कर सकते हो जल्दी बताओ? जब हमारा सैंपल स्पेस इक्वली लाइकली आउटकम का है। तो अब जब भी हम सैंपल स्पेस देख रहे होंगे किसी भी इवेंट के लिए तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि सर कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें सैंपल स्पेस बनाए, हर बार चेक कर लो इक्वली लाइकली का है या नहीं।
और मैंने बोला नॉट इक्वली लाइकली के कितने सैंपल स्पेस मिलने वाले हैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन में या 3 क्वेश्चन में पूरे 12th के अंदर जब आप करोगे तो, ठीक है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये इक्वली लाइकली आउटकम का सैंपल स्पेस है, ये नॉट इक्वली लाइकली आउटकम का सैंपल स्पेस है। दूसरी चीज़ बच्चों जो हमने पढ़ी थी वो थी इनकी प्रॉपर्टीज, कंडीशनल प्रॉपर्टी। कितनी पढ़ी थी टोटल? 4। चारों में आपके सामने 1 बाय 1 रखा। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बेटा, अगर हम बात करें किसी इवेंट की प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, अब वो इवेंट हमारा कैपिटल ए है लेकिन ए इवेंट हो चुका है, बोले कितना आएगा आंसर? 1। अब इसकी प्रूविंग कराने की जरूरत है, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन है अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ कट के तो 1 ही आना है। अब आप कहेंगे सर एक और था इसी में, प्रॉपर्टी ऑफ सैंपल स्पेस, बोलो अगर कोई इवेंट हो चुका है सैंपल स्पेस की प्रॉपर्टी पूछ रहा है, या समझ पा रहे कितना है? समझ पा रहा है? अच्छा, अब इसके बाद बेटा जो सेकंड हमने देखा था वो था कि प्रॉपर्टी ऑफ ए डैश व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो बोलो बच्चों इसके क्या आंसर आया था? 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए डैश। ये वाला ऐसा है कि जिसको थोड़ा सा आपको प्रूव करने आना चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो सब बच्चों को आता है कि नहीं आता है। तो हमने शायद एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि 2 सेट को अगर आप देखो, इसको मैं ए कह रहा हूँ, इसको बी कह रहा हूँ, तो बच्चों इस रीजन को जिसको मैं फिलहाल शेड कर रहा हूँ आप क्या कहते हो पता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी, बोलो हाँ या ना। इसको हम b माइनस ए बी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? b माइनस ए बी कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसको मैं b माइनस ए बी कह सकता हूँ। और सर और क्या कह सकते हैं? लैंग्वेज पे अगर आप आएंगे तो मैं कहूँगा नॉट ए बट बी, बी बट नॉट ए, ये भी बात होगी। या फिर ओनली बी, इफ यू हैव ओनली 2 सेट्स ए एंड बी तो इसको हम ओनली बी भी कह सकते हैं। अब इसमें अगर बेटा फॉर्मूले पे जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई पूछे ए डैश इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आप पूरी बी की प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लो और उसमें से ये बीच वाली प्रोबेबिलिटी ये वाली ये क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। कितना सब्ट्रैक्ट करना है? ए इंटरसेक्शन बी की। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब आप कहेंगे सर ठीक है, तो अब ये जो हमारा फॉर्मूला आया सर ये कैसे आया? तो हम उसी चीज़ का आया कि हमने इसका प्रूफ किया। और प्रूफ में क्या आया देखना जरा ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश स्लैश बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ में आ रहा है? अब हम इसको जरा ढंग से लिखते हैं कि सर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, अभी 2 सेकंड पहले आपने बताया, क्या तो बताओ बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। अच्छा मतलब जिस पे डैश नहीं लगा उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी में से हमने इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो कोई सर अगर कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश होता तो उसका फॉर्मूला बच्चों बता सकते हो? माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है सर, अब क्या करें? इसके बाद बेटा दोनों को डिवाइड करो, दिस अपॉन दिस अलग, तो इट विल बी 1 एंड दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए स्लैश बी। यहाँ तक बच्चों सारी बात हो गई थी, बोलो है ना? प्लीज जरा इसका प्रूफ कर लीजिए जल्दी से, अगर नहीं कराओ किसी ने तो, जैसे कल कोई एब्सेंट हो, जल्दी कर लो फटाफट। डन? जल्दी कर लीजिए। तो बेटा आज जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पे आने की कोशिश करना, ठीक है? हटाओ इसे। तुम सारे ऊपर क्रिकेट खेल रहे थे हैं? कौन खेल रहा था क्रिकेट? तुम्हें पानी लाने के लिए कहा था ना मैंने, पानी मतलब तुम्हें एक छोटा सा काम भर के लाओ, अच्छा ठंडा पानी। अच्छा ठीक है, अभी आ रहा है, ठीक है। चलो अब ध्यान दो बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी, प्लीज बातें नहीं, ओह बातें नहीं करो। थर्ड प्रॉपर्टी क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन एनी इवेंट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये देखो क्या आता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ when E has
इसकी भी प्रूविंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो कल अगर करीबी है तो भी दोबारा एक बार करते हैं, क्योंकि ये जरूर आ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्लीज जरा इसको देखते हैं बताओ, ठीक है। तो ऊपर वाला हटा दें सब कुछ, चलिए इसकी प्रूविंग देखते हैं बच्चों, साथ साथ करते हैं सब। चलो स्टार्ट करो। ये है आपका प्रूफ, probability of A union B slash E। प्लीज जो फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वो लगा रहे हैं, क्या है बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन E होल अपॉन कितना। चलो अब ये बताओ कि सबको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है 11th में जो पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज कितनी बन जाएगी जरा देखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E यूनियन B इंटरसेक्शन E, बोलो यार सही है। और नीचे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E एज इट इज। और आप देखो इसको एक सिंगल सेट मान लो, इस वाले ब्रैकेट को, इस वाले ब्रैकेट को भी एक सिंगल सेट मान लो, दो सेट का यूनियन। अब यूनियन की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो जानते हो कि नहीं जानते? अरे बोलो ये फॉर्मूला सबको पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कितना होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो ऐसा फॉर्मूला है जो सबको पता है। इसे अप्लाई करो यहाँ। ये जो हमारी प्रूविंग आनी है देखो किस तरीके से जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E पहला प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन E ये दूसरा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन E। बोलिए सही है। तो बेटा पूरे को हमने एक साथ कर दिया, अपॉन में हमेशा क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वन बाय, ठीक है बेटा। इसमें करेंगे बोलो क्या फॉर्मूला बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B has E has already occurred, प्रोबेबिलिटी ऑफ B when E has already occurred। और बेटा इस वाले में अगर आप देखोगे तो ऊपर बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन E। तो मैंने क्या किया, A और B को साथ में ले लिया, ऐसे लेते हैं। और अपॉन में क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E, बोलो माइनस। ये दोनों तो मैं एज चाहिए थे, और इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B स्लैश E। तो अब आप देखो फाइनल आंसर आपके सामने आ गया। इसको जैसे ही एक दो बार कर लोगे तो आपको ये रटने सा लगेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B व्हेन E has already occurred। प्लीज जरा इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट। डन। आते हैं क्वेश्चन में अब। अच्छा मैंने कल कुछ क्वेश्चंस लिखवाए था, सॉरी क्या लिखवाए थे, फॉर्मूलेज, आइडेंटिटीज। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी के अंदर आइडेंटिटीज लगनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो आपने देख ही लिया, उसके साथ साथ ये जो चार हमने प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ी वो पता होनी चाहिए, वो सामने आपके आ गई। अब जो चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए थी वो लिख देते हैं और सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग मोस्ट प्रोबेबली पहले एक्सरसाइज के काफ़ी क्लोज पहुंचेंगे कि ये भाई खत्म हो गया एक तरह से, ठीक है। हटाऊं इसे, तो वीडियो में दोबारा देख लीजिएगा क्या दिक्कत है, हटा दूं। चलो सारी की सारी आइडेंटिटीज बेटा एक साथ लिख रहे हैं। दो बातों का ध्यान रखना, लैंग्वेज में क्या कहेंगे और वैसे मैथमेटिकल फॉर्म में क्या कहेंगे। ये तो सबको पता है A यूनियन B क्या होता है। बेटा इसको क्या पढ़ते हैं पता है, A और B। एक और नाम है बोलिए, एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, या क्या पढ़ते हैं, बोथ भी वर्ड लगाओ ऐसे भी लगाओ, दोनों एक ही बात है। बाकी सिंपल समझ में आ रहा है। ये आपकी पहली आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जो दूसरी बातें याद रखनी है, कहीं पर अगर लिखा है A डैश इंटरसेक्शन B, इसको यार मैं पढ़ूंगा क्या, बोलो। और बताइए B बट नॉट, ठीक है। अच्छा अब इसकी प्रोबेबिलिटी कोई पूछ ले, जैसे A डैश इंटरसेक्शन B पूछ ले तो क्या होगा बोलो, गुड। थर्ड
थर्ड पे आते हैं बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको क्या पढ़ेंगे? ओनली ए कब पढ़ेंगे? जब कितने सेट हो? दो। अगर तीन हो जाएंगे तो ओनली ए नहीं पढ़ सकते थे, ध्यान रखना। तो तीन का सिस्टम ही नहीं है आपका अभी प्रोबेबिलिटी के अंदर, टेंशन मत लीजिए। बताइए क्या लिखें? ए। अब इसमें बेटा प्रोबेबिलिटी पूछ ले, ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्या लिखोगे? समझ में आ रहा है? अगर मैं बात करूं, ये लिखा हुआ है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्या पढ़ेंगे इसको? नीदर ए नॉर बी। क्या पढ़ते हैं इसको? और इसमें बच्चों एक चीज और पढ़ा था आपने, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू क्या होता है? ए यूनियन बी का डैश। तो अगर कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, तो आप कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्ट यहां से यहां। अरे सही है क्या? ठीक है। अच्छा बच्चों, कहीं पर अगर मजबूरी हो कि ये लगाना पड़ जाए, कौन सा? ए डैश यूनियन बी डैश, इसको क्या पढ़ोगे? नॉट ए और नॉट बी, या इसको बोलते हैं बच्चों, सुन लो ध्यान से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको क्या पढ़ते हैं जल्दी बताओ? ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, वन ऑफ ए एंड बी, इसमें होगा एटलीस्ट वन ऑफ, नॉट ए एंड नॉट बी। समझ में आ गया? यूनियन लगना है तो एटलीस्ट वर्ड यूज होना है, एटलीस्ट वन ऑफ देम। जैसे किसी एग्जाम में पास होने के इवेंट को हमने ई कह दिया, तो उस एग्जाम में फेल होने का इवेंट क्या हो जाएगा? अगर पास होने को हमने ए कह दिया मान लो, तो फेल होने यानी ना पास होने के इवेंट को क्या कहेंगे? ए डैश। अगर कोई दूसरा बच्चा है वही सेम एग्जाम में पास होने की, उसका इवेंट को हमने बी कह दिया, तो उसके ना पास होने के इवेंट को क्या कहेंगे? बी डैश। अब हमसे पूछे कि फाइंड एटलीस्ट वन ऑफ देम will not qualify the exam, at least one of them will not qualify। आपसे क्या पूछ रहे हैं पता है? A dash union B dash, at least one of them will qualify the exam, A union B। समझ में आया? तो इसको बच्चों हम लोग पढ़ते हैं not A और not B, या फिर आप इसको पढ़ सकते हो at least one of नॉट ए एंड, और इसमें अगर कोई फॉर्मूला निकालना पड़ा, बोलो बच्चों, ए डैश यूनियन बी डैश किसके बराबर होता है? ए इंटरसेक्शन बी का डैश, डी मॉर्गन्स लॉ से। और यहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी कह दे कि ए डैश यूनियन बी डैश की प्रॉपर्टी निकालने के लिए व्हाट, बोलो प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डैश, बोलो, और फाइनली इट विल बी 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन। और बाकी सब कुछ आपको पहले से पता है बेटा, एक भी फॉर्मूला एडिशनल नहीं पढ़ना है जो हमें प्रीवियस नॉलेज के लिए चाहिए, बस जितना मैंने लिख दिया इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा एक सिंगल फॉर्मूला नहीं पढ़ना। जल्दी करिए जरा इसको प्लीज़। वर्डिंग भी जितना बता दिया उतना याद रखना है। स्टार्ट करें क्वेश्चन, लाइए एनसीईआरटी दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट होगा बच्चों लैंग्वेज क्या फ्रेमिंग करना है, तो क्वेश्चन में रख रहा हूँ, आपको लैंग्वेज के साथ बताऊंगा, ठीक है? सुना ध्यान से, जहां पर सैंपल स्पेस बनाना पॉसिबल होगा, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? जहां पर सैंपल स्पेस बनाना पॉसिबल होगा, सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट है, 10 है, 20 है, तब तक तो आप बनाओगे। अब सैंपल स्पेस में कर दिया 4000 एलिमेंट, कौन बनाने बैठे? तो वहां पर हम खाली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस लिख के काम चला लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जहां पर सैंपल स्पेस बनाना पॉसिबल होगा वहां पर हम सैंपल स्पेस बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। हाँ, जो भी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और जो भी इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका है या गिवन है, वो दोनों नाम से भी डिफाइन करना है और आएगा क्या क्या वो भी डिफाइन करना है। समझ में आ गया? यानी सेट्स के फॉर्म में डिफाइन करना है इवेंट्स। चलो जरा एक क्वेश्चन लिखो फटाफट, लिखिए बेटा। पहला ही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। A family has 2 children, मतलब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर नहीं, 2 की जगह 3 बच्चे हो जाएंगे। अ फैमिली हैज 3 चिल्ड्रन, क्वेश्चन थोड़ा और टफ हो जाएगा। अ फैमिली हैज 4 चिल्ड्रन, क्वेश्चन थोड़ा और टफ हो गया, लेकिन सिस्टम बड़ा सिंपल रहेगा। अ फैमिली हैज हाउ मेनी चिल्ड्रन? 2। मुझे लग रहा है अभी योगी जी का राज चल रहा है यूपी में, तो 2 ही चिल्ड्रन वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है? 3 वाला तो नहीं आया जहाँ तक मुझे लग रहा है। 3 वाला नहीं दे रहे? A family has 2 children, full stop। लिखो, a family has what is the probability that both the children are boys, given that at least one of them is a boy। बेटा प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, लिखना बंद कर दीजिएगा, क्वेश्चन लिखने के बाद रुक जाइएगा, ठीक है? ओके, सबसे पहला काम, अब फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है? अब बताओ, यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा कि जो भी बेबी होगा वो या तो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। हम तीसरे जेंडर की बात नहीं कर रहे, क्लियर है ना? वही क्वेश्चन डाल सकता है, 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। अब बनाओ, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अंडरस्टूड है कि 2 जेंडर की बात कर रहा है, मेल फीमेल। समझ में आ गई बात? हाँ, ये दिमाग में लाने की यार ये भी पॉसिबिलिटी है तो दिक्कत ना हो जाए कुछ, है नहीं 2, तो इधर इट इज अ बॉय और गर्ल। बॉय होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2। गर्ल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ऐसा तो नहीं कि बाबा रामदेव जी ने या किसी और बाबा जी ने कोई चूरन वूरन खिला दिया किसी को तो लड़का ही होगा, ऐसा तो नहीं है ना? प्रोबेबिलिटी 1/2 बोलो, है ना? इक्वली लाइकली आउटकम है या नॉट इक्वली लाइकली आउटकम है? अच्छा, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। लेट एस बी द सैंपल स्पेस। एस क्या जरा देखिए ध्यान से भाई, अगर हमने एस सैंपल स्पेस लिया तो फैमिली में 2 बच्चे हैं। अब 2 बच्चों में क्या दोनों सेम होंगे या कुछ डिफरेंट होगा? आप देखेंगे तो डिफरेंट बस ये होगा कि एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी ये लो जी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है बॉय बॉय, मतलब पहला बड़ा लड़का भी बॉय है, छोटा भी बॉय है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों बॉय गर्ल, बड़ा तो बॉय है, छोटा क्या हो गया? गर्ल। इधर हो सकता है गर्ल बॉय और लास्ट में क्या पॉसिबिलिटी? गर्ल। बोलो, इन 4 के अलावा इस सैंपल स्पेस में कोई और आ सकता है? नहीं। अब बोले अब फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर चिल्ड्रन आर बॉयज, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। अच्छा सुनो, ट्विंस भी हो गए तो उसमें भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम तो साइंस वाले बच्चे हैं भाई, हम अरे तुम लोग तो साइंस वाले हो, तो सेकंड से भी माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पता नहीं क्या क्या पढ़ रखा आपने, तो टेंशन फ्री रहो। पॉसिबिलिटी है कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ऐसा मतलब कैसे पॉसिबल है कि एक साथ ही 2 लोग आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल। धरती पर अगर आप देखेंगे, मतलब अगर हम बात करें जो भगवान जी हमारे जो सभी को धरती पर भेजते हैं, अगर आप देखेंगे कि विद इन सेकेंड इतने सारे बच्चे हमारे धरती पर आ जाते हैं, ठीक है? इतने लोग की डेथ भी हो जाती है। आप अगर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है, तो चाहे वहाँ पर नैनो सेकेंड का डिफरेंस हो, लेकिन डिफरेंस रहेगा जरूर, ये मैं आपको बता दूँ। एग्जैक्ट, अरे आत्मा का आदान प्रदान होता रहता है, कहाँ हो तुम? एक बॉडी छोड़ती है आत्मा दूसरी बॉडी में जाती है, ये सब, और कितनी जल्दी होता है। अगर ऐसा
जो मैं कह रहा हूं ऐसा अगर सच में हो, अगर ऐसा सच में हो, किसी का अजम्पशन ये ना हो, तो आप सोचो कि कितना खतरनाक साइंस है कि भैया वहां से सामान वहां भिजवाना, वो आत्मा उधर भिजवानी है, वो आत्मा वहां भेजनी। कितना खतरनाक साइंस है अगर ऐसा है सच में। मैनेजमेंट देखो, है ना। अरे तो कुछ कुत्ते बिल्ली भी तो मरते हैं, कुत्ते बिल्ली जीव जंतु जानवर भी तो मरते हैं। अरे मैंने इस बात पे डिबेट किया था एक जगह से, तो उसने ये कहा कि सर अभी अर्थ की पॉपुलेशन जो है, अर्थ की जो पॉपुलेशन है आज से कुछ कई करोड़ साल पहले या लाखों साल पहले ये थी, अब ज़्यादा हो गई, तो इतनी आत्माएं एक्स्ट्रा कहाँ से आ गई? भाई जब आप कह रहे हैं कि आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है, तो जो पहले आत्मा थी वही होगी। ठीक है, देखिए इसमें दो तर्क है, ठीक है, कि भाई वो जो भगवान है वो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, समझ रहे हो? खाली अर्थ के बारे में मत सोचिए, क्या पता कहीं की पॉपुलेशन कम करी होगा, वो आत्माएं इधर भेजी हैं। अब जैसे करण को देखो, तुम्हें लगता है कि ये धरती की आत्मा है? इट मे बी पॉसिबल ही कहीं और प्लेनेट से आया हो, आत्मा यहाँ बस ये कि इंसान के शरीर में है। तो ये एक एरर आ गई, एरर होगी थोड़ी सी। चलिए हाथ रोक ले भाई प्लीज। बच्चों यहाँ पे सैंपल स्पेस बना पाना पॉसिबल था तो हमने बना दिया, सही है। सैंपल स्पेस बन के तैयार। अब फैमिली है 2 चिल्ड्रन, सैंपल स्पेस तैयार। पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, जो पूछा है उसको हमें एक इवेंट लेना है। हम लोग लेंगे बच्चों लेट कैपिटल ए, ठीक है, या फिर आप इसको ई और एफ भी कह सकते हो, तो मैं ई ले लेता हूँ। चलो तो ई इवेंट कौन सा है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बस प्रोबेबिलिटी की जगह उल्टा आप लिखिए इवेंट। क्या? इवेंट। लेट ई क्या है? इवेंट दैट, सब कुछ क्वेश्चन से छापना, both the children are boys, event that both the children are boys, ठीक है। और अब इसको सेट्स के फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिख लेना है कि क्या होगा हमारा ये ई, मतलब पहले डिफाइन किया फिर लिख लिया। अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं पॉसिबल है तो खाली नंबर से काम चलाएंगे, सही है। अब बताओ दोनों के दोनों बॉय हैं, कितने हैं ऐसे पॉसिबल? एक ही है। कौन सा? अरे बोलो सही है। अब बेटा वो वाला इवेंट डिफाइन करेंगे जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट, अच्छा इसको हमने एफ मान लिया, ये क्या है? इवेंट, इवेंट दैट क्या है? एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। कम से कम एक बॉय हो, इसको भी डिफाइन कर लीजिए। बोलो बच्चों कितना होगा? बॉय भी ले सकते हैं, एटलीस्ट उनमें दोनों बॉय भी हो सकते हैं, एक बॉय तो होना ही चाहिए। ये 3 पॉसिबिलिटी है, बोलिए हाँ या ना। ओके, अब आपसे चाहे पूछा हो चाहे ना पूछा, आपको पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी, सर एक प्रोबेबिलिटी गिवन है, एक निकालनी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और इसमें आपको दोनों जो इवेंट्स हैं जो गिवन है और जो हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उनका इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है। तो बच्चों बताइए ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा? बोलो। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। नाउ कोई जरूरत नहीं है ये डिफाइन करने की कि मैं क्या निकाल रहा हूं, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। आप निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। बोलो। और इसका फॉर्मूला बच्चों हर बच्चे को पता है। अब इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से खेलना है या फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम से खेलना है, ये डिपेंड करेगा कि जो हमारा सैंपल स्पेस है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स का सैंपल स्पेस है या नहीं। बोलिए बॉय होने की क्या प्रोबेबिलिटी? आप कहेंगे सर 1/2 1/4, इसकी कितनी? 1/4 सर सबकी बराबर। बोलो इक्वल है, दैट मींस ये इक्वली लाइकली आउटकम्स का सैंपल स्पेस है। आप नंबर पे खेलेंगे, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सर इसमें कितने नंबर है? सर 1। टोटल कितने नंबर है? 4। तो कितना प्रोबेबिलिटी आया? 1/4। अब नीचे वाले देखो, एफ में कितने नंबर है? 3। अरे बोलो। और टोटल कितने सैंपल स्पेस में? 4। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? बेटा 4 से 4 कट गया, फाइनल आंसर है। समझ में आया?
जल्दी कॉपी करिए, बढ़िया क्वेश्चन है फॉर 2 मार्क्स बोर्ड के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। A die is thrown 3 times. एक die को कितनी बार फेंक रहे हैं? क्वेश्चन है a die is thrown 3 times. 3 बार फेंका। Events A and B are defined as below. Event A and B defined as below. Capital A, 4 on the, बच्चों बात करेंगे, 3rd floor। B event है 6 on the 1st and 5 on the 2nd floor। उसके बाद कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी of A given that B has already occurred। बच्चों प्लीज 1 सेकेंड के लिए जरा देखेंगे। एक डाई को 3 बार फेंकें, टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 6 मतलब 6 raised to power 3 यानी कितने? 216। कितने? 216। बोलो हाँ या ना। 216 आउटकम्स लिखना प्रैक्टिकली यहाँ सैंपल स्पेस में पॉसिबल नहीं है। 2 तरीके, केवल हम एक झलक दिखा दें कि ये 216 आउटकम्स का एक झलक, मतलब ऐसा लेट एस बी द सैंपल स्पेस। Therefore S क्या होगा बच्चों? देखते 1 1 1 ऐसा आ सकता है, 1 1 2 ऐसे ऐसे करके कहां तक? 6 और बच्चों ऐसे कितने आउटकम्स होंगे? तो मैं अभी बता देता हूं कि नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस इज व्हाट। देखो ना, मैंने एक झलक दिखा दी कि इस तरीके से होंगे, मेरे को पता सारी बातें, मैं लिख नहीं रहा हूं बस। और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस ये होगा। बोलो हाँ या ना। अब बात करते हैं बेटा कैपिटल ए, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी उसको डिफाइन कर रखा है तो मुझे अब डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू राइट सिंपली कैपिटल ए। अगर लिखने लायक होगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब बताओ ये कितने में होगा? 4 होना चाहिए थर्ड पे, यानी फर्स्ट सेकंड पे कुछ भी हो सकता है। कितने आउटकम्स होंगे? 36। अरे बोलो हाँ या ना यार। 114 1 2 4 1 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ कैपिटल ए में 1 1 4 आ रहा है, 1 2 4 आ रहा है, 1 3 4 आ रहा है, ऐसे ऐसे लास्ट में क्या आएगा? 6 6 4। और इसमें कितने एलिमेंट आने वाले हैं? मतलब मैं पूरा आउटकम ना लिख के खाली उसकी एक झलक लिख रहा हूँ। बोलो हाँ या ना। अब बेटा मुझे बी बता दो यार, उसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 6 होना चाहिए पहले पे, 5 होना चाहिए दूसरे पे। तो कितने आउटकम्स आएंगे टोटल? 6। कौन कौन से? 6 5 1 6 5 2 6 5 3। तो इसमें 5 को लिखना इजी है, तो 5 के 5 लिख देते हैं। 6 5 1 6 5 6 5। अरे बोलो। अच्छा लगे हाथ इसके भी नंबर लिख देते हैं ताकि कोई सब में लिखे तो इसमें भी लिखे। नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितना? 6। अच्छा आपसे पूछा क्या है? A/B। बोलो हाँ या ना। तो इसके लिए A इंटरसेक्शन B निकालना कंपलसरी है। बताइए A इंटरसेक्शन B कितना आएगा बच्चों? आप इधर रुक जाओ। इस 36 में से और इस 6 में से कॉमन ढूंढना है, तो खाली एक आएगा। कौन सा? 6 5 4।
बोलिए हाँ या ना। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन भी कितना होगा? 1। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन भी कितना आएगा? 1। अरे समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अब आपसे क्या पूछा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। बोलो बच्चों क्या होगा? आप लिखेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बोलो बेटा 1 अपॉन कितना? 216 अपॉन 6 अपॉन, आंसर बताइए बच्चों, समझ में आ रहा है? इसको प्लीज कर लीजिएगा। और अब आगे जो भी होगा, कल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में खत्म करूंगा, परसों हम लोग स्टार्ट करेंगे बेस थ्योरम। तो मतलब मैं एक ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है? चलो थैंक यू बच्चों।